नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने टॉपिक शुरू करने वाला हूं झीलों का। इस झीलों के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि विश्व के संदर्भ में झीलों की स्थिति और भारत के संदर्भ में झीलों की स्थिति उनको हमने पढ़ लिया था। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों का। और राजस्थान में हमारे पास में देखिए कौन कौन सी झील आएगी, उनकी क्या क्या लोकेशन रहेगी, क्या क्या इनकी स्थिति रहेगी, क्या क्या इनका विस्तार रहेगा। तो दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में झीलों को देखना। दोस्तों सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सामने देखिए कौन कौन सी झील आती है और इनकी क्या क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में झील की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले पॉइंट पर लेकर चलेंगे दोस्तों खारे पानी की झील। सबसे पहले दोस्तों चलेंगे खारे पानी की झीलों को लेकर। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में अगर खारे पानी की झील देखें तो कौन कौन सी होगी और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मीठे पानी की झीलों के ऊपर। मीठे पानी की झील देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करने जा रहे हैं कौन सी झीलों की, खारे पानी की झीलों की। दोस्तों सबसे पहले आप यहां से एडिंग लगा दीजिए खारे पानी की झील। दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा खारे पानी की झील। अब खारे पानी की झीलों में दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी झील की, सांबर झील की। कौन सी झील की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, सांबर झील की। देखो दोस्तों सांबर झील है, ये सांबर झील हमारी देखिए कहाँ है तो याद रखिएगा, एक तो जयपुर में, उसके बाद में अजमेर में और उसके बाद में नागौर में। प्यारे दोस्तों आपके सामने सांबर झील है, ये 3 जिलों की सीमा पर है, जिसमें आपका जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों की सीमा पर हमारी सांबर झील है। और इस सांबर झील की अभी अपन यहां से एक एक विशेषता को देखते हैं। देखो दोस्तों सांबर झील है, ये हमारे राजस्थान की दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो याद रखना है सांबर झील है। ये दोस्तों सांबर झील आपके सामने भारत की चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील है, जो हमारी एक लैगून झील है। और उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है, जो आपकी जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आप ही याद रखिएगा कि सांबर झील है, इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। सांबर झील का निर्माण प्यारे दोस्तों आपके सामने 551 ईस्वी में निर्माण करवाया जाता है वासुदेव चौहान के द्वारा। दोस्तों वासुदेव चौहान है, इन्होंने आपके सामने इस सांबर झील का निर्माण है वो करवाया था। जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है वासुदेव चौहान के द्वारा। ये हमारे राजस्थान की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों ये जो हमारी सांबर झील है, ये जो हमारी सांबर झील है, इस सांबर झील का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम अगर हम देखें तो इसका प्राचीन नाम है वो प्राप्त होगा आपके सामने रोमा। क्या प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों? रोमा। यानी सांबर झील का प्राचीन नाम है वो प्यारे दोस्तों क्या प्राप्त होगा? रोमा होगा। और इस झील से प्राप्त होने वाला नमक, इससे प्राप्त होने वाला नमक, इस झील से प्राप्त होने वाला जो नमक है वो नमक क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? तो याद रखना है रोमक। यानी सांबर झील से प्राप्त होने वाला जो नमक है वो नमक तो कहलाएगा रोमक। और सांबर झील का प्राचीन नाम प्यारे दोस्तों क्या है? रूमा है। क्या है? रूमा है। उसके बाद में एक पॉइंट आप और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि सांबर से लेकर सीकर तक का भाग, सीकर तक का भाग, वो भाग क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा अनंत गोचर। क्या कहलाएगा? अनंत गोचर। यानी सांबर झील से लेकर के सीकर तक का जो भाग है वो भाग प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा? अनंत गोचर कहलाएगा। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आप देखिए कि सांबर झील है ये हमारे राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु। तो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा सांबर है। जबकि प्यारे दोस्तों उच्चतम बिंदु की बात आती है तो उच्चतम बिंदु आपका कौन सा रहेगा? माउंट आबू। क्या रहेगा? माउंट आबू। उसके बाद में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी सांबर झील है, जो हमारी सांबर झील है, इस झील में आप देखें, इस झील में आप देखें तो इसमें एक तो नदी आती है खारी नदी, एक नदी आती है आपकी खंडेला नदी। यानी एक तो खारी नदी, एक खंडेला नदी, एक आएगी आपके सामने रूपनगढ़ नदी और एक आएगी प्यारे दोस्तों कौन सी? मेढा या मंथा नदी। मेढा या मंथा नदी। नदी का जल आकर गिरता है। देखिए दोस्तों यानी सांबर झील है, इस सांबर झील में खारी नदी का जल आकर गिरता है, खंडेला नदी का जल आकर गिरता है, रूपनगढ़ नदी का जल आकर गिरता है और मेढा अब्लिक मंथा नदी, इन नदियों का जल है वो हमारी सांबर झील में आकर के गिरता है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब हम सांबर झील की बात करें तो इस झील के पास में आपके सामने सर्दियों के समय, सर्दी के समय दोस्तों सांबर झील के पास में आपके सामने राजहंस आते हैं। क्या आते हैं प्यारे दोस्तों? राजहंस, जिसको आप बोल सकते हैं फ्लेमिंग गॉज। फ्लेमिंग गॉज। यानी यहाँ पर सर्दियों के समय सांबर झील के को देखने के लिए या सांबर झील के पास में आपके सामने राजहंस आते हैं या फ्लेमिंगोजे आते हैं। किस लिए? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों भ्रमण करने के लिए, ये भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में आगे चलें तो आगे प्यारे दोस्तों आपके सामने यहाँ से आप स्थिति और देखें हमारी सांबर झील की, तो यहाँ से हमें स्थिति देखने को मिलेगी कि जो सांबर झील है, सांबर झील, इस झील को आपके सामने ईरान की संस्था जिसका नाम है प्यारे दोस्तों रामसर साइट,
सूची, इसमें इनको शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी जो सांबर झील है, इस सांबर झील की बात करें तो इसको ईरान की संस्था है रामसर साइट, इस रामसर साइट सूची में हमारी सांबर झील को शामिल कर रखा है। इतनी बात यहां से ध्यान रखनी है। तो पहले हमारे पास में सांबर झील की जो कॉन्सेप्ट चल रही है वो ये चल रही है कि सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों के सीमा पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील का निर्माण होता है 551 ईस्वी में, वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। इस झील का प्राचीन नाम दोस्तों रूमा प्राप्त होता है और इस झील से प्राप्त होने वाला जो नमक है वो नमक आपका रोमक कहलाता है। और सांबर से लेकर के सिक्कर तक का भाग प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, अनंत गोचर कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु या फिर आप कह सकते हैं निचला बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा सांबर है। इस सांबर झील में आपकी खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेडा, मंथा नदी है, उसका जल आकर के गिरता है। फिर दोस्तों सर्दियों के समय इस सांबर झील के पास यहाँ भ्रमण करने के लिए राजहंस या फ्लेमिंगो जब वो आते हैं। और उसके बाद में सांबर झील है, इसको ईरान की संस्था जो रामसर साइट है इस सूची में इनको शामिल कर रखा है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलें दोस्तों, अभी अपन यहां से आगे अपने सांबर झील की और चर्चा करेंगे कि इनकी और क्या क्या विशेषता आपके सामने रहती है। सांबर झील, सांबर झील देखिए दोस्तों, सांबर झील की बात करें, सांबर झील की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने एक मंदिर बना है जिसको आपके सामने तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी, और तीर्थों की नानी है वो किसको कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना देवयानी। यानी यहां पर एक तीर्थ बना है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ, और इसी देवयानी तीर्थ को कहा जाता तीर्थों की नानी। क्या बोलेंगे, तीर्थों की नानी। उसके बाद में दोस्तों इसी सांबर झील की आगे हम और बात करें तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले सन 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी की जब हम बात करें तो इस सांबर झील को देखिए दोस्तों अंग्रेजों ने इसको लीज पर ले लिया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इस झील को लीज पर लिया, लीज पर लिया। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने इस सांबर झील को 1869 ईस्वी में क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। और उसके बाद में प्यारे दोस्तों आपके साथ 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में क्या कर लिया अंग्रेजों ने इस झील के साथ, अंग्रेजों ने इस झील के साथ नमक समझौता कर लिया। इस झील के साथ क्या कर लिया, नमक समझौता। दोस्तों याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने सांबर झील के साथ नमक समझौता कब किया था, तो याद रखिएगा 1870 में। यानी 1869 में अंग्रेजों ने सांबर झील को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। और 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस झील के साथ में क्या कर लिया, नमक समझौता है वो कर लिया। दोस्तों यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, 1817 में, यानी थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहां
देखो 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस झील को लीज पर लिया था और 1869 ईस्वी में इस झील के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक समझौता किया था। यानी 1817 में अंग्रेजों ने इस झील को लीज पर ले लिया और 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस झील के साथ में नमक समझौता कर लिया। फिर दोस्तों आगे जब अपन बात करें तो 1870 ईस्वी में क्या कर लिया, अंग्रेजों ने यहां पर साल्ट म्यूजियम की स्थापना है वो कर दी। साल्ट म्यूजियम, अंग्रेजों ने यहां साल्ट म्यूजियम की स्थापना की थी। ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने 1870 ईस्वी में सांबर झील के पास एक साल्ट म्यूजियम की स्थापना है वो दोस्तों की थी। उसके बाद में 1870 ईस्वी के बाद में चलें दोस्तों तो आपके सामने 1964 ईस्वी में, दोस्तों 1964 ईस्वी में यहां पर आपके सामने केंद्र सरकार द्वारा आप देखें तो यहां पर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड का गठन या की स्थापना की थी। प्यारे दोस्तों जब 1964 ईस्वी की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना है वो की थी। यानी यहां से आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले यहां पर एक देवयानी तीर्थ है जिसको बोला जाएगा तीर्थों की नानी। क्या बोलेंगे? तीर्थों की नानी। फिर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने सांबर झील को क्या कर लिया? लीज पर ले लिया। 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस झील के साथ में नमक का समझौता कर लिया और उसके बाद में 1870 ईस्वी में यहां पर अंग्रेजों ने साल्ट म्यूजियम की स्थापना है वो कर दी और 1870 के बाद में 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना है वो दोस्तों कर दी। यहां से अपन बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहां से एक बात आप और याद रखिएगा कि भारत है, इस भारत में सर्वाधिक अगर नमक देखें, भारत में सर्वाधिक अगर नमक देखें तो भारत में सबसे ज्यादा नमक दोस्तों कहां होता है? गुजरात राज्य में होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों भारत में अगर झीलों से प्राप्त नमक देखा जाए, भारत में झीलों से प्राप्त अगर नमक देखें तो वो नमक आपके सामने कहां से होता है दोस्तों? सांबर झील से होता है। सांबर झील से होता है और इसी सांबर झील से दोस्तों आपके सामने कुल जो नमक होता है वो कितना होता है? 8.7% नमक है वो यहां से होता है। प्यारे दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन है वो गुजरात में होता है, लेकिन भारत में झीलों से प्राप्त जो नमक है वो नमक सबसे ज्यादा कहां से होता है? हमारी सांबर झील से होता है। और सांबर झील से आप देखें तो भारत के कुल नमक का 8.7% नमक हमारी सांबर झील से होता है। सांबर झील की जब बात करें तो सांबर झील से प्यारे दोस्तों आपके सामने उत्तम किस्म का नमक है वो प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का नमक, यानी यहां से उत्तम किस्म का नमक है वो प्राप्त होता है और यहां से प्राप्त होने वाला जो नमक है दोस्तों वो नमक क्या कहलाता है? रोमक कहलाता है। क्या कहलाता है? रोमक कहलाता है। क्लियर हो इतनी बात?
अब दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें और चलेगी। तो दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में लाइक वाला बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिर आगे सांबर झील से संबंधित कुछ अलग से और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी अपन क्लियर कर ले। चलो आगे बात करूंगा दोस्तों आपके सामने सांबर झील से जुड़ी अन्य बात की। देखना, यानी हमारे पास में झील चल रही थी कौन सी? सांबर झील। कौन सी झील चल रही थी दोस्तों हमारे पास में? सांबर झील। अब इस सांबर झील से संबंधित अगर हम यहां से बात करें तो प्यारे दोस्तों सांबर झील है। इस सांबर झील की देखिए मुख्य भूमि, सांबर झील की मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि आपको कौन सी मिलेगी? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों गोविंद गांव, गोविंद गांव। और ये गोविंद गांव आपका कहां मिलेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा नागौर में, और नागौर में आपके सामने आएगा नावा। नावा यानी गोविंद गांव नावा नागौर है, यहां पर हमारे सांबर झील की मुख्य भूमि है। और यहां पर आपके सामने गोविंद गांव नावा नागौर में जब दोस्तों देखें तो यहां पर 12 जनवरी 2002 को दोस्तों 12 जनवरी 2002 की जब हम बात करें तो 12 जनवरी 2002 को यहां पर आपके सामने किसका गठन किया गया? तो याद रखना यहां पर मॉडल साल्ट फार्म का गठन किया गया है, मॉडल साल्ट फार्म। प्यारे दोस्तों यानी सांबर झील की जो मुख्य भूमि है, सांबर झील की जो मुख्य भूमि है वो मुख्य भूमि कौन से? गोविंद गांव नावा नागौर में है, जहां पर 12 जनवरी 2002 को यहां मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना है वो की गई। अब ये मॉडल साल्ट फार्म की जो स्थापना की गई, मॉडल साल्ट फार्म की जो स्थापना की गई दोस्तों, स्थापना की गई, इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य जो उद्देश्य क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहां से देखिए नमक निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए किसका गठन किया गया? मॉडल साल्ट फार्म का गठन किया गया। कब? 12 जनवरी 2002 को। दोस्तों ये मॉडल साल्ट फार्म जो आपके सामने 12 जनवरी 2002 को स्थापित किया गया था, ये नमक निर्माताओं को यहां पर तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए इसका गठन किया गया। कहां? सांबर झील की मुख्य भूमि है गोविंद गांव नावा नागौर में। और ये गोविंद गांव जो नावा नागौर है ये हमारे उत्तर भारत की, दोस्तों ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो नमक परियोजना है, सबसे बड़ी नमक परियोजना, ये परियोजना प्यारे दोस्तों कौन सी है? याद रखिएगा गोविंद गांव नावा नागौर की। तो इसका भी दोस्तों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ताकि अपन अलग से कुछ और झीलों की चर्चा है वो कर लें। हो गया दोस्तों। चलिए ये तो हमारी सबसे पहले सांबर झील हुई है। अब इस सांबर झील के बाद में प्यारे दोस्तों अपन यहाँ से दूसरी झील की बात करें तो ये झील आपके सामने चलेगी पंचपदरा झील। कौन सी झील चलेगी दोस्तों? पंचपदरा झील। देखो
अगर हम पंचपदरा झील की बात करें तो पंचपदरा झील है ये प्यारे दोस्तों आपके सामने है कहाँ, तो याद रखिएगा ये बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में। और बालोतरा आपका कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। कहाँ है प्यारे दोस्तों? बाड़मेर जिले में। इस पंचपदरा झील की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इस झील की बात करें तो ये हमारे राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान की सबसे खारी झील है। दोस्तों राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा पंचपदरा झील है। और अगर हम बात करें कि पंचपदरा झील है ये हमारे भारत की भी सबसे खारी झील है, तो भी आपका आंसर है वो पंचपदरा झील ही रहेगा। यानी पंचपदरा झील जो बालोतरा बाड़मेर में, ये राजस्थान की सबसे खारी झील होने के साथ साथ हमारे भारत की भी सबसे खारी झील है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आगे जब बात करें तो पंचपदरा झील है, इस पंचपदरा झील का जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य आपके सामने किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों पंचा भील ने करवाया था। किसने करवाया था? पंचा भील ने करवाया था। इस पंचपदरा झील की बात करें दोस्तों तो ये आपके सामने राजस्थान में जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश, इस शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली जो झील है प्यारे दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली जो झील है वो झील आपकी कौन सी है? तो याद रखिएगा पंचपदरा झील है। यानी पंचपदरा झील शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से क्या करेगी? अलग करेगी। प्रदेश को क्या करेगी प्यारे दोस्तों? अलग करेगी। ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करें दोस्तों लूणी नदी की, कौन सी नदी की बात करें? लूणी नदी की। तो देखिए जब लूणी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तब इस नदी का जल है वो मीठा रहता है, लेकिन जैसे ये लूणी नदी पंचपदरा झील के निकट से गुजरती है तब इस नदी का जल है वो कैसा हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता। यानी इस नदी का जल है वो पंचपदरा झील की निकटता के कारण कैसा होगा? खारा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पंचपदरा झील की जब हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खारवाल जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? खारवाल जनजाति। ये खारवाल जनजाति यहाँ पर दोस्तों क्या करती है? ये यहाँ पर मोरले झाड़ी की टहनियों से, दोस्तों कौन सी झाड़ी? मोरले झाड़ी। इस मोरले झाड़ी की जो टहनियाँ है, मोरले झाड़ी की जो टहनियाँ है, इस टहनियों से क्या करती है? नमक का उत्पादन, नमक का उत्पादन करती है। यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पंचपदरा झील के पास में जो खारवाल जनजाति के लोग हैं, उस खारवाल जनजाति के लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मोरले झाड़ी की जो टहनियाँ हैं उन टहनियों से क्या करती है? नमक का उत्पादन करती है। और यहाँ से जो प्राप्त दोस्तों आपके सामने जो नमक है, यहाँ से प्राप्त जो आपके सामने नमक है वो नमक देखिए आपके सामने कैसा है? तो याद रखिएगा उत्तम किस्म का नमक है। कैसा नमक है प्यारे दोस्तों? उत्तम किस्म का नमक है। यानी यहाँ से उत्तम किस्म का नमक है वो प्राप्त किया जाता है। और इस उत्तम किस्म के नमक की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्राप्त जो नमक है वो नमक दोस्तों आपका समुद्री नमक से मिलता जुलता है। दोस्तों समुद्री जो नमक है, इस समुद्री नमक से मिलता जुलता जो नमक है, मिलता जुलता जो नमक है वो हमारे पंचपदरा झील से प्राप्त होता है। यानी समुद्री नमक से मिलता जुलता नमक है वो कहाँ का नमक है? पंचपदरा झील से प्राप्त जो नमक है
वो आपका रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त होने वाला जो उत्तम किस्म का नमक है, इस नमक में दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर 98% आपके सामने सोडियम क्लोराइड है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। यानी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सोडियम क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हैं NaCl यहाँ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये नमक खारा होता है। और बताइए आपको नमक खारा होता है तो यानी खारवाल जनजाति के लोग मोरले झाड़ी की टहनियों से नमक का उत्पादन करते हैं। यहाँ से प्राप्त नमक का वो उत्तम किस्म का नमक माना गया है जो समुद्री नमक से मिलता जुलता है। और यहाँ से प्राप्त नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस सोडियम क्लोराइड की अधिकता यहाँ ज़्यादा होने के कारण प्यारे दोस्तों लूणी नदी का जल इस झील की निकटता के कारण खारा हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सन 1960 ईस्वी में यहाँ पर राजस्थान साल्ट वर्क्स की स्थापना है वो की गई। दोस्तों किसकी स्थापना की गई? राजस्थान साल्ट वर्क्स की स्थापना है वो पंचपदरा झील है बालोतरा बाड़मेर में वहां पर की गई। और दोस्तों जब पुष्कर में भारी वर्षा होती है, जब पुष्कर में भारी वर्षा आती है तो हमारी लूणी नदी में जो बाढ़ है वो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। ये पंचपदरा झील से संबंधित आपके सामने कुछ ही बातें हैं जिनको आप नोट करेंगे और वीडियो को आप शेयर करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करके आप इसे लाइक वाले बटन को जरूर दबाइएगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इन खारे पानी की कुछ छोटी छोटी और झीलें हैं उनकी, और साथ में अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में मीठे पानी की झीलों की। तो दोस्तों बने रहिएगा आप इस प्लेटफॉर्म के साथ, आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।